Uh, this Hooks law. दिस वाज अ पर्सन। ये एक आदमी था जिसने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन करके एक लॉ देखा जो कि नेचर के द्वारा हो रहा था। तो उस लॉ को ऑब्जर्व किया और एक स्टेटमेंट बनाया। उसी लॉ जो नेचर में हो रहा था, वट एवर इज हैपनिंग बाय द नेचर, ही ऑब्जर्व कि यार दिस स्ट्रेस, अगर हम स्ट्रेस को इंक्रीज करते हैं तो स्ट्रेन भी ऑटोमेटिकली मतलब वैसा ही इंक्रीज करेगा, उतना ही इंक्रीज करेगा। अगर स्ट्रेस थोड़ा सा इंक्रीज किया जाए तो स्ट्रेन भी थोड़ा सा इंक्रीज होगा। ऐसा नेचर नेचर के हिसाब से हो रहा था। और ये महसूस हुआ, ये ऑब्जर्वेशन मिला इस पर्सन को। तो इस पर्सन ने फिर ये स्टेटमेंट क्रिएट क्या वो वहीं से ऑब्जर्व करके ये स्टेटमेंट लागू कर दिया। तो विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये था स्टेटमेंट ऑफ दिस पर्सन। अब स्टेटमेंट को इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है कुछ इस तरह से। डायरेक्टली के लिए हम यूज करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के लिए हम यूज करते हैं इससे सिंपल, ये सिंपल यूज किया जाता है। और यूनिवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए हम बस 1/10 का प्रयोग करते हैं। फिलहाल यहाँ पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ही बात है। तो यहाँ पर जो स्ट्रेस यहाँ पर जो स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस, ये बस इस स्टेटमेंट को कन्वर्ट किया गया है इसमें। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इस तरह वी कैन इंटरेक्ट विद दिस। फिर इसके बाद इसका अगला स्टेप है स्ट्रेस। हम इसे रिमूव करने के लिए इससे ये इक्वल का साइन यूज करते हैं। फिर जब इसे इस प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव किया जाता है तो एक कांस्टेंट आता है। फिलहाल इस केस में हमारे पास कांस्टेंट ई है, सबके लिए अलग अलग होता है, लेकिन इसके लिए हुक्स लॉ के लिए कांस्टेंट जो है जब इसे हटाया जाएगा तो ये आएगा ए टाइम्स स्ट्रेन। यहीं से हमारा एक इक्वेशन फॉर ए के लिए, या फिर कह सकते हैं कि इलास्टिक कांस्टेंट के लिए निकलता है। याद रहे वेयर इज, ये लिख दिया जाए तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ आपके पास थोड़ा बहुत नॉलेज है। तो यहाँ पे बस हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं इस न्यू टर्म के लिए, जो कि न्यू टर्म ऑफ कोर्स दिस इज अ न्यू टर्म। तो ये बेहतर रहेगा कि हाँ ऐसा ना लगे कि बिना लॉजिक या रटा जैसा फिर ना हो। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इज अ कॉन्स्टेंट ऑलरेडी वी नाउ, just we need to write additional information about new term which came. So where A is a constant and it is a called elastic constant because it is a constant. So we know that this is it will tell us about elastic constant, or हम इसे it can be called as a coefficient of elasticity. Otherwise हमारे पास एक और वर्ड है और कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स से मॉडुलस ऑफ elasticity. Either we can call it as a elastic constant or coefficient of elasticity or modulus of elasticity. So मेन पॉइंट यहाँ पर ये था। ये ज़्यादा हाईलाइट होगा, ज़्यादा हाईलाइट होगा कोर्स, ये ज़्यादा हाईलाइट होगा जो कि है E इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। मेन थिंग इसकी ये कहाँ से है, यही इसी इक्वेशन से है। हमें सिर्फ अगर ई फाइंड आउट करना है तो हम मैथमेटिक के हिसाब से हम ये लिख सकते हैं कि ई विल बी ओवर ईयर एंड स्ट्रेस विल बी एज इट, और ये स्ट्रेन विच इज इन मल्टीप्लिकेशन व्हेन इट विल बी शिफ्टेड इनटू अनदर साइड देन इट विल कम इनटू डिवीजन. So of course it came over here in the in denominator. I think yeah, in denominator. Okay, this is enough about coefficient of elasticity. Uh, Little bit more about it let's discuss. जैसा कि मैंने बताया कि इसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहा जा सकता है. इट्स योर चॉइस, व्हाट डू यू वांट टू कॉल इट. सो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अगेन आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि हमारा इस पर फोकस ज़्यादा होगा. Right now just we understand, you can take it as a basic because from this we will be creating more equation or more definition. So let me continue this part. So modulus of elasticity with within elastic limit. देखो इलास्टिक लिमिट में रहना कंपलसरी है. अगर हमें इलास्टिक लिमिट में रहते हैं तो हमें इलास्टिक की जो प्रॉपर्टी है वो वायलेट रहेगा. अगर हम इलास्टिक को लिमिट को क्रॉस करते हैं तब वो जो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है वो वायलेट नहीं रहेगा.
अब क्या होगा कि इन दैट केस हमारे पास प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी आएगा, ना कि इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी। सो विद इन इलास्टिक लिमिट हमें सिर्फ क्या मिलेगा, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी नजर आएगा। द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन इज कॉल्ड इलास्टिक कांस्टेंट, बस हम इसे डिफाइन कर दिया है इस फॉर्म इज इन द फॉर्म ऑफ अ डेफिनेशन। सो वी कैन से कि मॉडुलस डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द stress to the strain. This is called modulus of elasticity. Like that, you can define this modulus of elasticity. ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, अगर इफ़ यू वांट टू राइट इन योर लैंग्वेज दिस इज योर चॉइस, बस मीनिंग शुड बी सेम। सो इट्स SI यूनिट फ्रॉम दिस वी नाउ स्ट्रेस इज होल्ड ऑन। स्ट्रेन का देखा जाए तो स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता, इसलिए हम इसे डायमेंशनलेस कहते हैं और यूनिटलेस कहते हैं। तो बचा हमारे पास स्ट्रेस, और जो भी स्ट्रेस का होगा वही इससे इलास्टिक कांस्टेंट होगा। तो स्ट्रेस का हम जानते हैं कि इसका इक्वेशन होता है F/A, जहाँ पर F न्यूटन है और एरिया इज मीटर स्क्वायर है। ऐसा यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर। सो फाइनली हमारा ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो दिस वाज यूनिट फॉर द इलास्टिक कांस्टेंट। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हाँ ये इसका ऐसा यूनिट भी है। हम जानते हैं कि स्ट्रेस, अगर हम बात करें ऐसा यूनिट का, तो स्ट्रेस जो स्ट्रेस का है वो एक इलास्टिक कांस्टेंट का होगा, ठीक है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम थिंग केम ओवर हियर। हम इसके आगे मूव करना चाहेंगे क्योंकि ये रिपीटिशन है। इलास्टिक कांस्टेंट, फिर यहाँ पर हमने पढ़ लिया है कि इलास्टिक कांस्टेंट क्या है। अब आ रही है टाइप्स ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट, जो कि 4 हैं और ये बहुत ही हाईलाइटेड है, बहुत ही हाईलाइटेड। आई डोंट नो किसके लिए हाईलाइटेड, लेकिन अगर इस पार्ट में अगर ये समझ आते हैं तो ये जो आपने चैप्टर को पढ़ा, जो क्वालिटी है वो बढ़ जाता है। और अगर आप नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जाना चाहते हैं और इसी से रिलेटेड अगर आपका सिलेबस है, तो ऑफकोर्स इट विल बी हाईलाइटेड मोर। सो दिस इज टू थिंग that makes yeah, I would say excellent for this chapter. So let's start with the first types of elastic constant. So first we have Young's modulus. देखो, इसमें जितने भी डेफिनेशन हम ये सब जितने वर्ड हैं हम इसे डिफाइन करेंगे, इसे डिफाइन करेंगे विथ दिस बेसिक। यहाँ पर मैंने पहले कह दिया था कि इसे याद रखें और इसे हम बेसिक की तरह समझ रहे हैं, ताकि हम इससे रिलेटेड जो भी डेफिनेशन आएगा, जो भी टाइप्स ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट आएगा, इससे हम डेफिनेशन क्रिएट कर सकें और इक्वेशन भी क्रिएट कर सकें। सो इट्स अ टाइम इज़ ओवर, टाइम आ चुका। तो हम यंग्स मॉडुलस है, इसको देखो फर्स्ट लेटर जो यंग है, इसका फर्स्ट लेटर हम वाई, इस वाई को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं टू शो यंग्स मॉडुलस, ठीक है। फिर बुल्क मॉडुलस का हम केस है, अदरवाइज बी भी यूज किया जा सकता है, इट्स योर चॉइस। अगेन आई वुड लाइक टू से थर्ड हमारे पास है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, थोड़ा सा रहता है, ज़्यादा नहीं। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शेयर मॉडुलस या फिर टेंजेंशियल रेडियस, टेंजेंशियल मॉडुलस। यहाँ पर इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट मैंने कहा था, क्योंकि देखो इसका फर्स्ट लेटर एस है, अदरवाइज हाँ फर्स्ट लेटर एस है, तो यहाँ पर हम एस का क्यों नहीं प्रयोग कर रहे हैं, जो कि एन एन है। इसका ऐसा कोई तो फैमिलियर लेटर इसमें तो नहीं है ना, तो इसलिए थोड़ा सा ये डिफरेंट बनाता है एज कम्पेयर टू दिस। ओके, इनफ। तो ये शेयर मॉडुलस है, ये टेंजेंशियल से रिलेटेड है, टेंजेंशियल। सो यहाँ पर सिंबल का मुझे हाईलाइट करना था। फोर्थ है पोर्शंस रेशियो, हम इस सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगेन आई वुड लाइक टू से, यहाँ पर देख सकते हैं कि सिंबल इसका फर्स्ट लेटर नहीं है, इसका फर्स्ट लेटर तो पी है ना, थोड़ा सा डिफरेंट बनता है। तो ये था सिंबल के बारे में। अब थोड़ा सा डेफिनेशन देखें उससे पहले हम एक ऐसा मेमोरीज क्रिएट करते हैं जिससे हम लॉन्ग टर्म के लिए याद रख सकें। तो याद रहे कि ये ऑल दिस फोर इलास्टिक कांस्टेंट इट इज़ फ्रॉम बेसिक, दिस केम फ्रॉम बेसिक फ्रॉम ईयर। अब ये यंग्स मॉडुलस, तो याद रखिए इट इज़ रिलेटेड टू, ये लेंथ से रिलेटेड है, ये बुल्क मॉडुलस इस वॉल्यूम से रिलेटेड है, और ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ये टाइजेंट से रिलेटेड है, ये पोर्शन रेशियो इसमें चेंज है डायमीटर। और यहाँ पर क्या होगा कि दोनों स्ट्रेन रहेगा, लेकिन लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ओके,
सो हमने ये समझा कि क्या चीज़ किससे रिलेटेड है। तो यंग मॉडुलस चूंकि इट इज़ रिलेटेड टू लेंथ, और डिफिनेशन क्या होगा, तो हम इसे कहेंगे कि इट इज़ अ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अच्छा इक्वेशन देखते हैं। तो ये y विल बी इक्वल टू शीयर, नहीं शीयर नहीं, longitudinal stress upon longitudinal strain because it is related to length। अब बुल्क मॉडुलस है, इट इज रिलेटेड टू वॉल्यूमेट्रिक, सो हम कहेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, दिस इज इक्वेशन। ओके, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, shear stress upon shear strain, very easy, it is very easy, I know, just once you need to understand carefully, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमें हमारा एफर्ट्स और फोकस विद 100% देना होता है, दैट्स वाई इट देन इट विल बिकम इजी, और अंडरस्टैंडिंग फिर हमें बेटर करना होता है, क्योंकि हमें इस चीज़ें समझनी होती है। तो ये फोर्थ है पोर्शंस रेशियो, इसका इक्वेशन होगा lateral strain upon longitudinal strain, I know। तो of course its SI unit should be dimensionless or unitless because strain upon strain, तो of course it is a dimensionless। अब आ रही है डेफिनेशन की। तो हम फ्रॉम इक्वेशन वी कैन डिफाइन ऑल दिस फोर इलास्टिक कांस्टेंट, तो वन बाय वन लेट्स डिफाइन। First, we have a Young's modulus. So, like that, you can define. It is defined as the ratio of longitudinal stress upon, not upon, but to the longitudinal strain. This is called Young's modulus. This is called Young's modulus. Remember, Young's modulus is valid for solid. A bulk modulus, definition would be it is defined as the ratio of volumetric stress to the volumetric strain is called bulk modulus। हाँ, ये वैलिड है, फ्लूइड के लिए वैलिड है और सॉलिड के लिए वैलिड है, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू वॉल्यूम। नाउ नेक्स्ट वी हैव अ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शेयर मॉडुलस, हम इसे टेंजेंशियल मॉडुलस भी कहते हैं। खैर डेफिनेशन ये होगा कि इट इज़ डिफाइंड एज, होल्ड ऑन, लेट मी हाईलाइट this part we are talking about this modulus of rigidity। तो definition should be like that। definition होगा, it is defined as the ratio of shear stress to the shear strain is called modulus of rigidity, and it is represented by this symbol eta, and this is called what, definition is called modulus of rigidity or shear modulus or tangential modulus। खैर this part is done। Now we have a portion ratio। It is defined as the ratio of lateral strain to the longitudinal strain is called the portion ratio, and we represent it by the symbol which is a portion ratio। It looks like this ना, this is symbol for this portion ratio। इसमें हमें समझना है कि अगर एक लेंथ को लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस को बढ़ाए या घटाए, अगर हम बढ़ाते हैं तो जो अप और डाउन वाला पार्ट है वो क्या होता है कि डिक्रीज करता है। लेकिन अगर वहीं पर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस जो कि हम कॉम्प्रेसिव अगर करें, तो इन दैट केस जो लैटरल स्ट्रेन है वो इंक्रीज करेगा, कुछ ऐसा, यानी इन्वर्सली हो रहा है ना, सिचुएशन इन्वर्सली हो रहा है, तो इन दैट केस वी सी लाइक दैट। ओके, तो फिगर भी विजुलाइज कर लेते हैं। हमने अपने लैंग्वेज में समझा, अब देखते हैं कि किताबी लैंग्वेज क्या कहता है। यंग्स मॉडुलस, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, या it is using this normal stress, other you have a choice, if you want to choose, if you want to choose this normal, okay, it's okay, but I would like to select what longitudinal stress, and the longitudinal strain it is denoted by this symbol। ये इक्वेशन है, फिर हमें पता है कि नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है एफ अपॉन ए, फॉर्मूला तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ, नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का होता है डेल्टा एल अपॉन एल। फिर इसे हम सिंप्लीफाई करने के बाद एफ अपॉन एल, एल चल जाएगा अपर और डेल एज इट रह जाएगा। इफ अल्फा इज द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, यानी अगर हम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को अल्फा मान कर कंसिडर करें, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसकी जगह पर अल्फा रख देंगे फॉर यूनिट एरिया, फॉर यूनिट स्ट्रेस, पर यूनिट एरिया।
तो अल्फा, ओके, बस हम इसकी जगह पर अल्फा रखने की बात करें तो फिगर कुछ इस तरह से दिखेगा। फिगर भी कंपलसरी होता है फॉर द एग्जामिनेशन, so that examiner can see कि yes, this student has a logical point, okay, so कुछ ऐसे से डायग्राम्स होते हैं जो कि लगता है कि हाँ वी शुड ड्रॉ दिस डायग्राम। तो ये है एक बॉडी है जो कि अटैच्ड है विद रूफ, और बात ये हो रहा है कि अगर हम लॉन्गिट्यूडनल इंक्रीज करेंगे तो ऑफ कोर्स ये चेंज जिसे हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं वो बढ़ेगा। तो फोर्स कुछ इस तरह का लग रहा है जिसे हम mg कहते हैं। ओके ओके ओके, तो दिस वाज फिगर फॉर द यंग्स मॉडुलस। नाउ देन y इज इक्वल टू, या अब एक यहाँ पर शब्द में देखा जाए कि इफ अल्फा इज द लॉन्गिट्यूडनल, अगर ये लॉन्गिट्यूडनल हो जाए फोर पर यूनिट एरिया, यानी हम उल्टा चल रहे हैं ना, क्योंकि अगर हम नॉर्मल स्टेज को कर दें कि अल्फा है और पर यूनिट लॉन्गिट्यूडनल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/लॉन्गिट्यूडनल स्टेज। चूँकि यहाँ पर लॉन्ग नॉर्मल स्टेज यहाँ पर यूनिट है, तो ऑफ कोर्स दिस लॉन्गिट्यूडनल पर यूनिट स्टेज, यानी स्टेज है वो 1 हो जाएगा, क्योंकि यूनिट मतलब 1, यूनिट मतलब 1। तो ये वाला मुझे लगता है कि कहीं काम देगा, कहाँ काम देगा, मुझे लगता है जहाँ तक कि ये रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट में काम देना चाहिए। दैट्स व्हाई माय माइंड इज नॉट सेइंग कि यू शुड इग्नोर दिस पार्ट, नो नो नो, नॉट एट ऑल। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पार्ट ऑफ कोर्स वहाँ पर हेल्प करेगा, ओके। तो हम यहाँ पर सिर्फ इतना समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि ये कहना चाह रहा है कि अगर हम इसकी जगह पर अल्फा पुट कर देते हैं फॉर पर यूनिट स्टेज, यानी ये 1 हो जाएगा ना, क्योंकि यूनिट 1 है। अब पर क्या हो जाएगा, ये डिवीजन हो जाएगा जो तो ये तो क्लियर हो गया। तो वो जो वर्ड हमने जो सेंटेंस पढ़ा उसे हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यही तो ये फिजिक्स हमें सिखाता है कि किस तरह हम स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर सकते हैं किसी मैथमेटिक्स में। तो यहाँ पर y है ये यंग्स मॉडुलस, और दिस इज इक्वल टू 1/अल्फा, जहाँ पर अल्फा जो है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, और ये 1 यूनिट स्ट्रेस है, ठीक है, 1 यूनिट स्ट्रेस। ओके, दिस पार्ट इज डन। नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या बोले, ये फर्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रेस इज डन। सेकेंड हमारे पास है बुल्क मॉडुलस, या इट इज रिलेटेड टू वॉल्यूम। देखो, ज़्यादातर मेजोरिटी टाइम्स क्या होता है कि हम इससे बुल्क मॉडुलस को कैसे डिफाइन करते हैं, लेकिन फिर भी अगर इट्स योर चॉइस, if you want to select if you want to represent this by b letter, it's okay, there is no problem. It is defined as the ratio of a normal stress, again this normal stress, ये लगता है कि ज़्यादा नॉर्मल 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 यूज करेगा, लेकिन इससे बेहतर आएगा कि हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्यों नहीं यूज करें। फिर टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, ओके, सिंपल ये है। और हम इस डेफिनेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं कि इज इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तो एफ अपॉन ए हो जाएगा, तो ए नीचे आ जाएगा, और ये जो डेल्टा चेंज है इन वॉल्यूम, ये एज इट रहेगा, और बस ये वे ऊपर चल जाएगा। फिर फाइनल हमें जो सिंपली आफ्टर दिस सिंप्लीफाइंग वी विल गेट दिस इक्वेशन विच इज इक्वल टू के इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, लेकिन एफ इंटू बी अपॉन ए इंटू चेंज इन वॉल्यूम। This is a complete equation for the K bulk modulus. Okay, it's a SI unit. Hold on. हाँ, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, तो इसके पास तो कोई डायमेंशन नहीं है, तो बच गया ये सिर्फ, तो इसके लिए सिर्फ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड हमारे पास है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसे हम शियर मॉडुलस भी कहते हैं, जिसे हम टेंजेंशियल मॉडुलस भी कहते हैं। तो डेफिनेशन तो वही होगा, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस एंड शीयरिंग स्ट्रेन। लेकिन यहाँ पर क्या है कि वो इक्वेशन है थोड़ा सा डिफरेंट है। इट इज़ डिनोटेड बाय एटा, तो एटा इज इक्वल टू टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शीयरिंग स्ट्रेन। यहाँ तक तो हम समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं विदाउट हैविंग जीरो डॉट्स। सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का तो होता ही है एफ अपॉन,
लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग स्ट्रेंथ तो ये तो थीटा, इफ थीटा इज बिकमिंग टू जीरो, मतलब कि थीटा इज टेंडिंग टू जीरो, थीटा टेंड्स टू जीरो बट इट डज नॉट बिकम जीरो, तब हम थीटा का प्रयोग करते हैं। अदरवाइज इफ थीटा इज अ more than zero, then we can use a tan theta, otherwise a change in length upon L। हमारे पास तीन इक्वेशन है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वी विल यूज। तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए एंड थीटा विल गो अपवर्ड, यानी एफ इंटू थीटा अपॉन ए। सो इसका ऐसा नोट, ऑफकोर्स फॉर थीटा theta does not have a dimension, so we call it as a dimensionless। So हमारे पास बचा एफ अपॉन है, और फॉर दिस साइन नोट वुड बी न्यूटन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये फिगर है, फिगर भी तो बिल्कुल सिंपल है, एक ऐसा बॉक्स बनाएंगे और इससे इमेजिनरी लाइन से ये दर्शाएंगे कि हमने फोर्स लगाया, टैलेंट फोर्स लगाया, तो ये अपर पार्ट है वो थोड़ा सा मूव किया, और हम ये फिगर पे पहले से ही इंडिकेट कर देंगे कि देखो, और ये जो बॉटम पार्ट है वो फिक्स्ड है विथ रूफ नहीं, विथ सरफेस ऑफ द अर्थ। बस हमने टैलेंट फोर्स अपर फेस पे लगाया जो कि थोड़ा सा मूव किया, और जो रोटेट किया था थीटा पर, यही तो शेयरिंग स्ट्रेन है ना, इतना रोटेट किया। अदरवाइज हम लेंथ के अकॉर्डिंग चले तो हम बोल सकते हैं चेंज इन लेंथ अपॉन एल अकॉर्डिंग टू दिस थीटा, दिस इज अ परपेंडिकुलर एंड दिस इज द बेस। एम आई राइट? तो ये किसका है, tan थीटा का है ना, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नाउ दिस पार्ट इज आल्सो ना, दिस पॉइंट इज आल्सो ना। नाउ नेक्स्ट वी हैव पोर्शन रेशियो, lateral strain है। Yeah, for understanding Poisson's ratio we need to understand what is the lateral strain। देखो it is defined as the radii of change in diameter, कितना डायमीटर घट रहा है, बढ़ रहा है। डायमीटर, अगर डायमीटर घटेगा तो रेडियस घटेगा। रेडियाई का मतलब कि दो रेडियस है ना, डायमीटर घट रहा है तो रेडियस घटेगा, रेडियस घट रहा है तो डायमीटर घटेगा, डायमीटर बढ़ रहा है तो रेडियस बढ़ रहा है, तो रेडियस बढ़ रहा है तो डायमीटर बढ़ रहा है, कुछ ऐसा ही होगा। तो टू द ओरिजिनल डायमीटर, यानी ओरिजिनल डायमीटर से कितना डायमीटर घटा है बड़ा, दिस इज आवर लैटरल स्ट्रेन। तो इट इज अ, हाँ ये थोड़ा सा लॉजिकल वाला पॉइंट है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो, यानी लैटरल स्ट्रेन है तो ये दिस हमें याद रखना होगा कि जो पोर्शन रेशियो है वो थोड़ा सा रिलेटेड है डायमीटर से और लॉन्गिट्यूडनल से। तो हम इसे कह सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, होल्ड ऑन लेट मी हाईलाइट दिस पार्ट, which part, this part, let me highlight। तो it is defined as the radii of change in diameter to the original diameter। ठीक, और वही change in diameter upon diameter original diameter, this is a form of this definition। okay, longitudinal extent का तो वही सिंपल जो हम पढ़ते आ रहे हैं, change in length upon it, this part is done। जो न्यू थिंग था ये lateral extent था। नाउ हमारा समय आ गया है पोर्शन रेशियो को समझने का। तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लैटरल, हाँ, फिर टू द लॉन्ग टर्म स्ट्रेन। क्योंकि हम जानते हैं कि जो लैटरल स्ट्रेन है दिस इज इक्वल टू चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। अगर डायमीटर घट रहा है तो हम उसके लिए साइन नेगेटिव का साइन यूज करेंगे, अगर डायमीटर बढ़ रहा है तो पॉजिटिव का साइन यूज करेंगे। So it is denoted by this symbol, and portion ratio is equal to lateral strain upon longitudinal strain। And just we will put a equation for this and equation for that, then we need to simplify this। जैसा कि हमें पता है कि हम longitudinal strain को अल्फा मानकर चल रहे थे, और और अगर आप लैटरल स्ट्रेस को बीटा मान के चलते हो, सिर्फ हम लैटरल स्ट्रेन की जगह पर हम बीटा का प्रयोग करते रहे, तो फाइनली हमारा ये इक्वेशन निकला जो कि पोर्शन रेशियो इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। अब दिस पेज हैज बीन कवर्ड बाय मी। नाउ इट्स अ टाइम टू मूव ऑन द नेक्स्ट पेज विच इज, देखो यहाँ पर साइन इसने भी दिख दिया है कि साइन का प्रयोग, इट इंडिकेट्स द इंक्रीज डायमेंशन, मतलब इंक्रीज नहीं कर रहा है, बल्कि जो डायमीटर है वो डिक्रीज कर रहा है। साइन का मतलब ये, तो डायमीटर का मतलब क्या, ये डायमीटर, ठीक है, और ये लेंथ हो गया, जैसे हम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कह रहे हैं तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन ये है,
और ये ओरिजिनल लेंथ है, ठीक है। तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, दिस इज अ लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन। देखो इनिशियली आवर जो भी डायमीटर था वो था ओरिजिनल डायमीटर, लेकिन जब हमने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लगाया तो हमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन देखने को मिला। इन दैट केस कितना ये डायमीटर घटा या बढ़ा, अगर हम इसे पुलिंग फोर्स लगा रहे हैं इस पर, तब तो आपको हो सके डायमीटर विल विल डिक्रीज। अगर हम कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं तो डायमीटर विल इंक्रीज, डायमीटर बढ़ जाएगा अगर हम कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे। तो ये फिगर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है इस मोशन रेशियो को दर्शाने के लिए, डिफिकल्ट भी नहीं है। तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, फाइनली वी केम टू द मेन पॉइंट इन आवर बीएससी सेमेस्टर 1 में। ये बहुत मुझे लगता है कि ये एग्जामिनेशन में आना ही चाहिए। आना ही क्यों चाहिए, ये तो आता रहता, तो ये आएगा, तो दैट्स व्हाई इट बिकम्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो याद रहे हमने फोर इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ा है, उसी का रिलेशन फाइंड आउट करना है। हमें ये तीन को पता रखना है कि जो y इज इक्वल टू, चूँकि हम जानते हैं कि जो y है ये यंग्स मॉडुलस है, दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ बुल्क मॉडुलस एंड 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ पोर्शन रेशियो, 3 1 2 3 1 2। यानी फर्स्ट क्या है फिलहाल के लिए हमारे पास, तो ऐसे लगता है कि 3 4 वेरिएशन है। इसमें पहला है कि y इज इक्वल टू 3 टाइम्स k एंड 1 माइनस 2 पोर्शन रेशियो। रिलेशन किस किस का फाइंड आउट करना, y के एंड पोर्शन रेशियो। यानी यहाँ पर शेयर क्या बोलते हैं उसको, शेयर मॉडुलस या रेजिडिटी ऑफ मॉडुलस नहीं है यहाँ पर। तो कंसिडर एक क्यूबिल क्यूबिकल बॉडी, each ऑफ साइड लेंथ इज 1 मीटर, सबका लेंथ 1 मीटर है और एक क्यूब है, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है, ऐसा ही लिखना है जैसे हम लिखेंगे कि कंसिडर एक क्यूबिकल बॉडी whose length is whose each length is 1 मीटर। यानी क्यूबिक का कितना लेंथ होगा, 3 होगा, बेसिक में तो 3 ही होगा ना। हाइट लेंथ विड्थ सबका लेंथ 1 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर कंसिडर करें। तो ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिकल बॉडी इज, अगर देखें वॉल्यूम की बात हो रही है यहाँ पे, वॉल्यूम कितना होगा तो आपको ओरिजिनल वॉल्यूम क्या था क्यूबिक का, वो था v इज इक्वल टू एल क्यूब। चूँकि जो लेंथ है वो 1 है, तो 1 क्यूब m² और 1 m क्यूब। ये क्यूब इसलिए है क्योंकि यह वॉल्यूम हम पता करें ना, अगर क्यूब हटा देंगे तो ये तो सिर्फ लेंथ ही बन जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। हम ये जैसे क्यूब से ऐसे क्यूब से दर्शाते हैं कि यस इट इज टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम, ठीक है, ठीक है। तो इसमें हमने कहा कि देखो एक क्यूब है जिसके ईच लेंथ है वो 1 मीटर है, और चूंकि ये क्यूब है तो ऑफकोर्स इसके पास वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम ये डिपेंड्स करता है कि लेंथ कितना है, लेंथ के हिसाब से हमें वॉल्यूम फाइंड आउट होगा। अगर 1 है तो ऑफकोर्स जो ये होगा तो 3 तो छिपा रहता है, तो हालांकि यहाँ पर वॉल्यूम क्या आएगा अकॉर्डिंग टू दिस 1 मीटर लेंथ, तो 1 मीटर क्यूब, ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। फिर यहाँ लेट पी एक्स, ये पी प्रेशर का इंडिकेट करें, तो पी एक्स पी वाई पी जेड। पी एक्स का मतलब जो एक्स डायरेक्शन में है, एक्स अलोंग है वहाँ कितना प्रेशर है, वाई के अलोंग कितना प्रेशर है, जेड के अलोंग कितना प्रेशर है। तो ये कह रहा है कि मानो दैट पी एक्स पी वाई एंड पी जेड बी द यूनिट स्टेज इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। यानी एक एक यूनिट स्टेज लग रहा है, एक एक यूनिट स्टेज किसके किसके, पी एक्स इसमें और इसमें और इसमें, एक एक यूनिट स्टेज लग रहा है सब। हाँ, हम एक एक लेके चल रहे हैं, तो पी एक्स विल बी, क्योंकि सब तरफ तो सेम ही लग रहा है प्रेशर, सब तरफ तो सेम ही प्रेशर लग रहा है ना, तो पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू पी जेड विच इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर
अच्छा, स्ट्रेस और प्रेशर दोनों तो इक्वल ही होता है, तो ऐसा यूनिट भी तो सेम ही होना चाहिए। याद रहे सब तरफ कितना लग रहा है प्रेशर, 1 मीटर, यानी 1 न्यूटन लग रहा है पर मीटर स्क्वायर, और इतना इतना बढ़ रहा है मेरे ख्याल से लगता है। तो अल्फा इज इक्वल टू स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस। ये कहाँ से आ गया? ये अल्फा नहीं है, बल्कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी है, मुझे ऐसा लगता है। तो ये स्ट्रेस चल जाएगा यहाँ, और ये अल्फा का ही प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो स्ट्रेस इज ओवर हियर, तो स्ट्रेन हो जाएगा दिस अल्फा इनटू स्ट्रेस, एंड नाउ दैट की स्ट्रेन है वो चेंज इन लेंथ अपॉन एल है, एल है। दिस इज हम यहाँ पर इसे रेड किए लेंथ से, इट इज इक्वल टू अल्फा, फिर स्ट्रेस, फिर चेंज इन लेंथ हो जाएगा, तो ये फिर एल इस साइड में चल जाएगा। तो ये हो गया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। यानी हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या, चेंज इन लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमें ये मिलेगा, हमें ये मिलेगा, हमें ये मिलेगा, ठीक। अल्फा ये था स्ट्रेन अपन स्ट्रेस, अब बीटा जो है वो स्ट्रेन अपन स्ट्रेस है, यहाँ पे भी सेम होगा। फिर इसके बाद क्या, गामा आना चाहिए। मुझे लगता है कि एक साइड के लिए अल्फा है, दूसरा साइड के लिए बीटा है। तो बीटा इज इक्वल टू स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्ट्रेन, और ये बीटा चल जाएगा इधर। तो स्ट्रेन इज इक्वल टू बीटा इंटू स्ट्रेस, और स्ट्रेन के लिए चेंज इन लेंथ अपॉन एल है, इट इज इक्वल टू बीटा इंटू स्ट्रेस। ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये बीटा जो है, ये यहाँ पर तो ये स्ट्रेस अपॉन, होल्ड ऑन, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन, स्ट्रेस इज इक्वल टू बीटा, तो यहाँ पर स्ट्रेस हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा। अगर बीटा यहीं पर रहता है, बीटा यहीं पर रहता है, और ये तो ये तो उल्टा हो गया। फिर भी इसे देखेंगे कि ये कैसे आया। इस फिगर को थोड़ा एनालाइज करते हैं। एक क्यूब है जिसके 3 डायमेंशन है, ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। ये पी एक्स है, पी वाई है, पी जेड है। इस साइड में प्रेशर लग रहा होगा, इस साइड में, इस, वैसे तो सारे साइड में प्रेशर लग रहा होगा, लेकिन हम ये समझ के चल रहे हैं, ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि इसमें तो लग रहा है, हम इससे सिर्फ एक ले रहे हैं पी एक्स, और एक इस साइड में लग रहा है पी वाई, एक इस साइड में लग रहा है पी जेड। इसका जो लेंथ है 1 मीटर है, 1 मीटर है, 1 मीटर है, तो 1 मीटर है, तो प्रेशर में तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही लगेगा। और वॉल्यूम है वो भी क्या है, वी इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब है। वॉल्यूम तो यही होगा, वॉल्यूम तो यही होगा। और सिंस ए स्ट्रेस प्रोड्यूस एक्सटेंशन, एक्सटेंशन इन इट्स ओन डायरेक्शन, अगर देखिए, अगर हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस प्रोड्यूस करते हैं, अगर हम स्ट्रेस प्रोड्यूस करें, तो क्या देखने को मिलेगा कि इसकी खुद के डायरेक्शन में इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, एंड कॉम्प्रेसिव इन वन डायरेक्शन। हाँ, मेन पॉइंट यहाँ पर ये यंग्स मॉडल नहीं, ओशन से ये कहता है, लेकिन यंग्स मॉडुलस का क्या कहना है कि स्ट्रेस अगर प्रोड्यूस करे, फॉर एग्जाम्पल मैंने स्ट्रेस प्रोड्यूस किया, ठीक है, ऐसे साइड स्ट्रेस प्रोड्यूस किया, फोर्स मैंने लगाया है, तो क्या होगा, इसके जो वन डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यही होगा। और ये जो 2 डायरेक्शन है, इस साइड जो क्या पॉइंट है, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। ये सब कैसा होगा, जहाँ पर हमने स्ट्रेस लगाया वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर हम पुलिंग फोर्स लगा रहे हैं, तो जहाँ स्ट्रेस लगाया वो बढ़ेगा एरिया, और इसकी अब जो साइड बचे हुए हैं ये घटेगा। लेकिन हम इसे का उल्टा करते, कॉम्प्रेसिव करते,
तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये घटेगा, तो इसका मतलब है इसको जो बचे हुए डायरेक्शन है ये बढ़ेंगे, है ना, इन्वर्सली हो रहा है। तो since a stage produce extension, यानी stage will produce extension in its own direction and compressive in one direction, इस one direction में एक compressive मिलेगा। इसमें क्या है? ये था थोड़ा सा विजुलाइज पार्ट। एलिगेशन इन एक से डायरेक्शन, एलिगेशन मतलब स्टेज होना, स्टेज एक से डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन तो आई थिंक एक से डायरेक्शन क्या है कि वो स्टेज कर जाएगा, तो वाई वाला पार्ट मुझे लगता है कि वो शायद घटना चाहिए, वाई वाला नहीं तो जेड वाला घटेगा। देखते हैं। चेंज इन लेंथ, यानी अलोंग एक्स, चेंज इन लेंथ, कितना लेंथ में चेंज आया अलोंग एक्स। ऑफकोर्स अगर पुलिंग फोर्स लग रहा है तो वो बढ़ रहा होगा, तो कितना बढ़ा चेंज इन लेंथ अलोंग एक्स। तो ये इक्वल है, ये किसके इक्वल है, अल्फा इंटू ओरिजिनल लेंथ इंटू पी एक्स। ऑफकोर्स उसी अलोंग एक्स में ही तो प्रेशर बढ़ रहा हो, प्रेशर बढ़ रहा हो, और वहीं उसी में क्या है ओरिजिनल लेंथ है। तो ऑफकोर्स इट डिपेंड्स ऑन ओरिजिनल लेंथ। तो ये बीटा है, ये मुझे लगता है अगर ये दूसरा डायरेक्शन के लिए जहाँ पर घट रहा है, जिससे अगर जहाँ पर स्ट्रेस लगाया जाए अगर वो बढ़ रहा हो तो दूसरा डायरेक्शन क्या होगा कि घटेगा। तो अगर ये ऐसा है कि ये दूसरा डायरेक्शन के लिए तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर देखा जाए, जो ये पार्ट था ये बढ़ रहा था, ठीक है, और ये घट रहा था, ये भी घट रहा था, यानी वाई के अलोंग घट रहा था, जेड के अलोंग भी घट रहा था। ये साइन ही तो इंडिकेट करता है और कि हाँ ये दिस पार्ट इज ये पार्ट घट रहा है। सिंस पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई, हम जानते हैं कि अगर लेंथ सेम है तो ये सेम होगा, एंड इट इज इक्वल टू 1 N/m², जहाँ पर एल इज इक्वल टू 1 मीटर, लेंथ है सो सेम, अगर लेंथ सेम है तो ये प्रेशर भी अलोंग ऑल एक्सिस विल बी सेम। अब वो दूसरा क्या है कि चेंज इन लेंथ अलोंग एक्स इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, यानी ये अल्फा है, लेकिन 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 ये पी एक्स पी वाई पी जेड ये वन है, ये तो चल जाएगा, ये वन है, ये भी वन है, ये चल जाएगा, बचा हमारे पास अल्फा। अब ये लेंथ भी वन है, लेंथ भी वन है, लेंथ भी वन है, ये भी वन बचेगा। अब जो फाइनल बचा हमारे पास वो है अल्फा माइनस बीटा, वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, कहाँ पर, यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है कि बीटा दो बार है, माइनस बीटा, तो ये -2 बीटा हो जाएगा। हम बस यहाँ पर सिंप्लीफाई करें मैथमेटिक्स के हिसाब से। तो फाइनली हमारे पास क्या बचा, चेंज इन लेंथ अलोंग एक्स एक्सिस, जितना कितना होगा अल्फा -2 बीटा। तो ओपी इज इक्वल टू ओपी प्लस पी, जो कि ओरिजिनल था, और जो पी डैश है जितना चेंज आया। तो ये ओपी क्या है देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर ये जो ओ और ये पी डैश है, ओ क्यू, ओ पी है से एक्स है, और ओ क्यू है सो वाई है, और ओ आर है से जेड है। तो यहाँ ओ से पी ये हमारा ओरिजिनल लेंथ है अलोंग एक्स एक्सिस, और ये पी से पी डैश है, ये चेंज इन लेंथ है अलोंग एक्स एक्सिस। हमें इस तरह विजुलाइज करना होगा, और ये यही यहाँ पर रियलिटी है। हमने कुछ भी ऐड ऑन नहीं किया अपनी तरफ से। यहाँ पर ओपी है जो इनिशियली इसकी लेंथ थी, और ये पी से पी डैश ये बढ़ा तब जब स्ट्रेस अप्लाई किया गया। जब स्ट्रेस हम जानते हैं कि जब स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है तो ऑफकोर्स हमें स्ट्रेन मिलता है, तो ये स्ट्रेन इतना मिला है, ठीक है, जो कि लेंथ इन टर्म्स ऑफ लेंथ है। तो हम्म, तो यहाँ पर हम समझ चुके हैं कि ओ पी है ओरिजिनल है, ये पी से पी डैश है ये चेंज इन लेंथ है, और यहाँ पर ओ क्यू है तो ये भी ओरिजिनल है जो कि अलोंग वाई है, पी क्यू आर तो अलोंग वाई है, जो क्यू से क्यू डैश है ये चेंज इन लेंथ है। ओ से पी है ये भी ओरिजिनल है, और जो पी ओ से आर है, ठीक है, और दिस इज ओरिजिनल, जो आर से आर डैश है इट इज
चेंज इन लेंथ अलोंग जेड, अलोंग जेड, इसको हम यहाँ पर लिंक करेंगे। ओपी था, ओपी से डैश था, इसमें क्या हो रहा था कि हम ओपी से पी डैश, जिसमें हम ओपी को भी ऐड कर दिया और पी से पी डैश को भी ऐड कर दिया, यानी ओरिजिनल लेंथ को भी ऐड कर दिया और जितना चेंज इन लेंथ आया उसे भी ऐड कर दिया। तो हमारा क्या होगा, ओपी ऐसे लेंथ है प्लस दिस चेंज इन लेंथ, कितना लॉजिकल पॉइंट है ना, यही तो इंटरेस्टिंग पॉइंट है फॉर दिस सब्जेक्ट। अब नेक्स्ट है हमारे पास ओपी विच इज इक्वल टू, यहाँ पर याद रहे ओपी है, ये परपेंडिकुलर कहना चाह रहा है, परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर, मुझे लगता है एरिया के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है। प्लस पी से पी डैश, इतना चेंज आया, इतना चेंज आया, तो अल्फा माइनस टू बीटा, अल्फा माइनस टू बीटा, तो हमने सिर्फ यहाँ पुट किया है। ओके, अगर ये वन है तो ठीक है, अगर ये वन है तो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नोट एट ऑल, क्योंकि एल की वैल्यू वन है, तो मुझे लगता है अगर एल की वैल्यू, अगर क्या है एल लेंथ वन, अगर इट इज़ नॉट परपेंडिकुलर देन आई वुड से कि यस वन शुड कम ओवर हियर बिकॉज वैल्यू ऑफ एल इज ऑलरेडी वन, एंड यहाँ चेंज इन लेंथ जो कि हमने वैल्यू लाया अल्फा माइनस टू बेटा, जस्ट हमने पुट कर दिया यहाँ पर, यहाँ पर पुट कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, ओपी डैश का मतलब हुआ हमने इसमें क्या किया कि लेंथ को भी इंक्लूड कर दिया और ओरिजिनल, ओरिजिनल लेंथ को तो इंक्लूड कर ही दिया, और जो चेंज इन लेंथ था वो ये, दोनों को हमने शामिल कर दिया, दोनों को हमने शामिल कर दिया। तो इसका मतलब हुआ कि अलोंग एक्स एक्सिस कितना लेंथ में इंक्रीज आया या डिक्रीज आया एज कंपेयर टू, एज कंपेयर टू ओरिजिनल। ये तो था अलोंग एक्स एक्सिस, अब बारी है अलोंग वाई एक्सिस, एलिवेशन इन, एलोंगेशन इन वाई डायरेक्शन, यानी स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इन वाई डायरेक्शन, इसका मतलब होता है चेंज इन लेंथ अलोंग वाई, अलोंग वाई, अलोंग वाई, उसी तरह चलेगा अल्फा, ये हमने निकाला था अल्फा इंटू ओरिजिनल लेंथ, देन पी वाई, हम जानते हैं कि एल का वैल्यू वन है और पी है वो भी वन ही होगा, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब क्या है कि ये तो डायरेक्शन एक के लिए, दूसरा डायरेक्शन के लिए, दूसरा डायरेक्शन के लिए अगर एक, एक डायरेक्शन पर हम क्या कर रहे हैं उसको इंक्रीज कर रहे हैं बाय अप्लाइंग स्ट्रेस, ऑफकोर्स एक डायरेक्शन इंक्रीज करेगा, लेकिन जो दो पार्ट अप और डाउन है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, जो ये हम इस साइंस से ये पता कर पा रहे हैं, इसे नेगेटिव साइंस से हम पता कर पा रहे हैं। एक साइड अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो ये जो दूसरा साइड है वो डिक्रीज करेगा, तो डिक्रीज दूसरा साइड मतलब दो, दो, दो एक्सिस विल डिक्रीज, टू एक्सिस विल डिक्रीज। सोच के देखो, मैंने वाई वाला जो पार्ट है उसे मैंने इंक्रीज किया, तो क्या लगता है जेड वाला डिक्रीज नहीं करेगा, एक्स वाला भी डिक्रीज करेगा, ऑफकोर्स ऐसा होगा। तो जो इंक्रीज कर रहा है उसके लिए पॉजिटिव साइन, जो डिक्रीज कर रहा है उसके लिए नेगेटिव साइन, सिंपल सी बात। तो अल्फा तो ऐसे रहेगा, एल की वैल्यू वन है, पी वाई की भी वैल्यू 1 मीटर पर स्क्वायर, तो इसके लिए वन वन जा वन, वन वन जा वन, वन वन जा वन, तो हमारे पास फाइनली क्या बचा, अल्फा माइनस बीटा माइनस बीटा माइनस बीटा माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस टू बीटा, वही चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है, थोड़ा सा नहीं, सेम तो आ ही रहा है, सेम आ रहा है, यही पॉइंट इसके लिए इंटरेस्टिंग बन जाता है। हम बस एक अलोंग एक्स एक्सिस, किसी एक एक्सिस का पता कर लेते हैं कि कितना चेंज इन लेंथ आ रहा है, कितना प्रेशर बढ़ रहा है घट रहा है, तो हमारे लिए वो इजी हो जाता है फॉर
दूसरा एक्सेस के लिए, जैसे वाई एक्सेस बच गया तो जेड एक्सेस बच गया, उसके लिए इजी हो जाता है। हमें कुछ ज़्यादा डिफरेंट, वी डोंट गेट, और ज़्यादा डिफरेंट थिंग हमें नहीं मिलता है, हमें नहीं मिलता है। तो एलिवेशन इन वाई डायरेक्शन है, यहाँ तक तो हम समझ चुके हैं। फिर ये जो ओ क्यू है हमने इसमें शामिल कर दिया। हमने इसमें क्या शामिल कर दिया, ओरिजिनल लेंथ एंड कितना चेंज आया, तो ओ क्यू, फिर क्यू से क्यू डैश, क्यू से क्यू डैश। ओ क्यू क्या है, एल एल है जिसका वैल्यू 1 है, और ये जो ओ क्यू से क्यू डैश चेंज इन लेंथ वाई है, ठीक है, इट इज इक्वल टू, अब वैल्यू जो एल का है वो 1 है, जो वैल्यू इसका है वो क्या, अल्फा माइनस टू बीटा। तो ये था अलोंग वाई एक्सिस, आप देख सकते हैं ये दोनों सेम है। तो ऐसा महसूस होगा कि जब अगर हम फाइंड आउट करें एलिवेशन इन जेड डायरेक्शन, तो ऑफ कोर्स क्या होगा, मुझे लगता है सेम होगा। तो यहाँ पर उसने भी मेंशन किया है फॉर द जेड डायरेक्शन एलोगेशन। क्योंकि हम एग्जामिनेशन में हैं और हम एग्ज़ाम दे रहे हैं और ये क्वेश्चन आया तो लिख देना ही बेहतर होगा। हम डिटेल्स दे रहे हैं ना, हम आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम उसी में डिटेल्स दे दे रहे हैं। तो एलोगेशन इन जेड जेड डायरेक्शन, और इसमें हमें हमें ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। The for more marks we can write here, of course, and we are not going out of a question. Whatever question is asking, हम सटीक आंसर दे रहे हैं with respect to question. Whatever question is asking, we are answering. तो एलोकेशन इन z डायरेक्शन, तो आपको चेंज इन लेंथ अलोंग z एक्सिस विच इज इक्वल टू अल्फा। ये तो वहाँ से आया है, क्या बोलते हैं, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू स्टेन अपन स्ट्रेस आ रहा था, तो ये जो इक्वेशन है वो वहीं से आया, ये भी इक्वेशन वहीं से आया, बेटा इज इक्वल टू स्टेन अपन स्ट्रेस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने जेड एक्सिस को इंक्रीज किया, जेड एक्सिस को इंक्रीज किया, तो ये ऑफकोर्स बाय नेचर दिस क्या बोलते हैं उसको, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस विल डिक्रीज। एक्स एक्सिस मतलब एक एक्सिस है जो हम इंक्रीज करें तो दो एक्सिस घट जाएगा, ये सिंपल सी बात है। अब इसमें क्या है कि एल की वैल्यू 1 है, बी अल्फा की वैल्यू नहीं कह रहा हूँ, एल की वैल्यू 1 है, और जो प्रेशर के अगर एल की वैल्यू 1 रहेगा तो प्रेशर और स्ट्रेस वी नाउ की इट इज इक्वल टू 1। एंड चूंकि एल की वैल्यू 1 है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये तो चल जाएगा, चल क्या जाएगा, इसका वैल्यू है 1 हो जाएगा। तो अल्फा माइनस बेटा, तो यहाँ ये 2 बार बेटा आ रहा है तो उसके लिए 2 अल्फा माइनस 2 बेटा। तो हम इसे बस कन्वर्ट करते रहे इस फॉर्म में, बस इसे हमें कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में। ओ आर डैश मतलब ओ आर ओरिजिनल लेंथ एंड आर से आर डैश, दिस इज चेंज इन लेंथ अलोंग जेड एक्सिस। तो हमें इसमें क्या मिल रहा है, यहाँ हमने लिख दिया, हम यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ओ आर है वो ओरिजिनल लेंथ है, तो हम यहाँ पर एल लिख दे रहे हैं, और जो आर से आर डैश है चेंज इन लेंथ है अलोंग जो, बस हमने थोड़ा सा डिटेल्स और क्लैरिटी ज़्यादा दे दिया ना, और कुछ नहीं, क्लैरिटी ज़्यादा दे दिया। अब यहाँ पर देखा जाए एल की वैल्यू 1 है, और ये जो चेंज इन लेंथ अलोंग जेड है वो कितना है, दिस मच अल्फा माइनस 2 बीटा। और ये देख सकते हैं कि ये भी सेम आया, ये भी सेम आया, आया ना? तो तीनों एक्सिस में सेम ही हो रहा। न्यू वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉडी फॉर द न्यू वॉल्यूम आएगा, उसके लिए क्या होगा, न्यू वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉडी इज दिस मच, वी डैश इज इक्वल टू वी डैश। अच्छा अच्छा, ये जो आर डैश है ये नया वॉल्यूम क्रिएट होगा, नया वॉल्यूम। जो इनिशियल था उसका लेंथ कम था, लेकिन जब हमने स्ट्रेस प्रोड्यूस किया तो ऑफकोर्स नया वॉल्यूम, एक दूसरा वॉल्यूम क्रिएट मिलेगा, दूसरा वॉल्यूम मिलेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो फॉर न्यू वॉल्यूम वी डैश, अगर हम सिर्फ वी लिखते हैं इसका मतलब हम
पहले वॉल्यूम की बात कर रहे हैं जो कि पहले क्यूब के पास था। अब हमारा जो मूव ऑन है वो न्यू वॉल्यूम पर। तो इट इज इक्वल टू ओपी डैश एंड ओपी डैश, या हम विजुलाइज कर सकते हैं कि ओपी डैश इज नथिंग बट इट हैज ओरिजिनल लेंथ एंड चेंज इन लेंथ along along p axis और x axis, ये along y axis, ये along z axis whatever is value of this we will write over here this one plus फिर ये है अल्फा माइनस टू बेटा, फिर वही ये इंटू है, ये भी इंटू है। फिर इस तरह चलता रहेगा सिलसिला, सिलसिला इस तरह चलता रहेगा। तो वन प्लस, ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। हमें यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है इसे बस। तो इसके हिसाब से वन मल्टीपल वन ये रह गया एज इट। लेकिन लेकिन ये तीनों सेम है, एक नोटिस किया जाए ये तीनों सेम है। अगर हम इसकी जगह पर ए लिख देते हैं या फिर एक्स लिख देते हैं तो एक्स इंटू एक्स ये विल बिकम व्हाट एक्स क्यूब। बस वही है कि ये जो वन प्लस इंटू अल्फा प्लस अल्फा माइनस टू बीटा एंड विथ स्क्वायर ब्रैकेट इसके ऊपर क्यूब है, ठीक है, क्यूब है क्योंकि तीन टाइम्स है इसलिए। तो हमारा जो न्यू वॉल्यूम होगा, जो न्यू क्यूब होगा उसका वॉल्यूम इतना होगा, जो न्यू क्यूब होगा उसका वॉल्यूम इतना होगा। मुझे पता है कि ये एग्जैक्ट नंबर नहीं, पर हम ये मान के चल रहे हैं कि हाँ इतना होगा। वॉट एवर विल बी वैल्यू ऑफ एग्जैक्ट ऑफ दिस अल्फा, एग्जैक्ट ऑफ दिस बीटा, we will get exact value of this new volume of a new cube, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बाय यूजिंग बायनोमियल एक्सपेंशन, ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स का न्यू टॉपिक है यार, जैसे आई एम नॉट अ फैमिलियर दैट मच आई बाय यूजिंग बाय। लेकिन यहाँ पर देखा जाए बायनोमियल जैसा फील होगा बिकॉज जो स्क्वायर है और यहाँ पर जो वेरिएबल है, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये यहाँ पर आ जाएगा फिर ये घट जाना चाहिए एक से, ऐसा होना चाहिए। देखो क्या होगा, तो वन प्लस एक्स है और ये नेचुरल है, तो क्या हो रहा है कि ये जो है वेरिएबल के साथ आएगा, इसके साथ इसके होल्ड ऑन, इसी के साथ तो आएगा, यहाँ थ्री आ जाएगा, ये तो पूरा वेरिएबल ही है एक तरफ से। थ्री यहाँ आ जाएगा तो वन प्लस थ्री अल्फा माइनस थ्री टू जो सिक्स बेटा, ये बन जाएगा। तो यही तो हो रहा है यहाँ पर, इसका मतलब थोड़ा सा अंदाज़ा सही था। तो चेंज इन वॉल्यूम, तो फाइनली ये, हाँ, अगर हम दोनों वॉल्यूम वो क्या बोलते हैं उसको क्यूब के लेके चले तो जो बीच में जितना वॉल्यूम चेंज आएगा वो कैसा आएगा, हम बड़े वॉल्यूम से छोटे वॉल्यूम में घटाएंगे या बड़े क्यूब को छोटे क्यूब से घटाएंगे तो हमें चेंज इन वॉल्यूम पता चल जाएगा आखिर कितना चेंज आया, कितना चेंज आया। तो नया वॉल्यूम माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम, माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम। तो फॉर न्यू वी हैव दिस, फॉर न्यू ये हमारे पास है, और माइनस, तो लेकिन लेकिन जो नया वॉल्यूम था, नया क्यूब का, नहीं नया क्यूब नहीं, पुराना पुराना वॉल्यूम था, पुराना क्यूब का, वो तो वन मीटर क्यूब था, वन मीटर क्यूब था। तो हम उसे एक से घटाएंगे तो एक घट जाएगा, बचा क्या, तीन अल्फा, थ्री अल्फा माइनस थ्री टू जस्ट सिक्स बेटा, ये बचा है। यानी देखा जाए जो पुराना वॉल्यूम था उसका पुराना क्यूब था उसका वॉल्यूम वन मीटर, और वहाँ पर हमने लेंथ ए भी माना था, उसी के हिसाब से यहाँ पर लेंथ थोड़ा सा लगता है इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि ऑफकोर्स लेंथ विल इंक्रीज। तो यहाँ पर वॉल्यूम तो कुछ और ही होना चाहिए, वन से ज़्यादा ही होना चाहिए। तो यहाँ पर वन प्लस ऐड हो गया है और ये है इतना, जो ऐड हुआ है वन से ये इतना है, ये इतना थ्री अल्फा माइनस टू बेटा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो फाइनली जो चेंज इन वॉल्यूम आया, फाइनली जो चेंज इन वॉल्यूम आया वो कितना है, ये थ्री है। तो एज वी नाउ टू y इज इक्वल टू वन अपॉन अल्फा वेयर अल्फा इज द टू अंडरस्टैंड,
पर यूनिट स्ट्रेस। और पोर्शन रेशियो विच इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर हम कनेक्ट कर पा रहे हैं इसको। पोर्शन रेशियो इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। हमने ये कहा था कि जो बीटा है वो किसके लिए, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर एंड longitudinal extent. For this we use this alpha. Okay, no problem, we know that. अब यहाँ से थोड़ा बहुत हम लिंक करेंगे, देखते हैं क्या लिंक किया जाए। यहाँ पर थोड़ा सा न्यू न्यू टर्म आएगा। यहाँ तक हमने समझा कि कितना चेंज इन वॉल्यूम आया, और हमने ओरिजिनल थोड़ा सा रिकैप की तरह से समझ दिया, ऐसा नहीं लगे कि हमें बहुत कुछ समझा। लॉजिक हमें थोड़ा सा मिले। तो हमने स्टार्टिंग में एक वॉल्यूम लिया, जिसका वॉल्यूम क्या लिया, क्यूब लिया एक, जिसके हर एक साइड इक्वल होते हैं ना। तो हमने क्यूबॉइड नहीं लिया, क्यूब लिया, तो ऑफकोर्स हर एक साइड सेम ही होना चाहिए। तो हमने सबका साइड का लेंथ लिया, वो 1 लिया। जब हमने 1 लिया लेंथ, तो ऑफकोर्स हमें डायरेक्ट मिल जा रहा था कि वॉल्यूम कितना होना चाहिए उस क्यूब का, जो कि आ रहा था 1 मीटर क्यूब। फिर हमने ये कहा कि चलो हम थोड़ा सा स्टेज प्रोड्यूस कर देते प्रोड्यूस कर देते हैं उस क्यूब का, जिसका लेंथ और वॉल्यूम, और लेंथ है एल, लेंथ है 1 एंड वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब। उसके बस हम वहाँ पर स्पेस प्रोड्यूस करेंगे, कुछ फोर्स प्रोड्यूस करेंगे, और उसके एरिया पर तो क्या होगा, कितना वॉल्यूम घटेगा बढ़ेगा। तो वहाँ पर क्या हो रहा था कि हमने थोड़ा सा बस स्ट्रेस प्रोड्यूस कर दिया, तो स्ट्रेस प्रोड्यूस किया तो इतना लेंथ इंक्रीज हो रहा था। तो बाय नेचर क्या हो रहा था कि एक एक्सिस में हमने इंक्रीज किया, तो बाय नेचर हो रहा था कि जो दूसरा दो एक्सिस थे वो डिक्रीज हो रहे थे। ये हमारे अनुसार नहीं हो रहा था, बल्कि प्रकृति के अनुसार हो रहा था। तो हमने एक एक्सिस को इंक्रीज किया तो दो एक्सिस घट रहे थे, ऐसा हो रहा था। ये तीनों एक्सिस के साथ हो रहा था। हमने क्या किया कि पहला एक्सिस को सॉल्व किया, फिर दूसरा एक्सिस को सॉल्व किया, फिर तीसरा एक्सिस को सॉल्व किया, तीनों में ही सेम आ रहा था। अब यहाँ से हमारा मोटिव क्या था, हमारा पर्पस था कि न्यू क्यूब क्रिएट होगा उसका वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ पर हमें पहुँचना है, न्यू वॉल्यूम पर पहुँचना है। तो फिर इस तरह से हमने सॉल्व किया। सॉल्व करते करते तो हमने तीनों एक्सिस में जितने भी चेंज इन लेंथ आया, और साथ में हमने ओरिजिनल लेंथ लिया, क्योंकि अफकोर्स हमें ओरिजिनल लेंथ लेना होगा, फिर उसे ऐड करना होगा कि कितना चेंज इन लेंथ आया, तब हमें एक वॉल्यूम मिलेगा और हमें एक क्यूब मिलेगा। तो हमारा मोटिव ये था कि हम उस न्यू वॉल्यूम तक पहुँचे, हम यहाँ तक पहुँचे। फिर यहाँ से हमने बायनोमियल एक्सपेंशन का प्रयोग किया, ताकि हम इस स्क्वायर को हटा सके। ये स्क्वायर इस वेरिएबल के साथ नीचे आ जाता है और कुछ चेंज नहीं होता। तो हम यहाँ पर क्या किए कि एक मिनट, ये जो यहाँ पर आ, तीनों एक्सिस से हमने ये फाइंड किया कि तीनों एक्सिस में इक्वल होगा। इक्वल क्यों होगा, क्योंकि क्यूब का जो हर एक साइड है उसके हर एक लेंथ तो इक्वल होते हैं, तो हर एक साइड में चेंज जो होगा वो इक्वल होगा। ये तो ऑफकोर्स ये फैक्ट है एक क्यूब का। तो हमें ये देखने को मिला कि चेंज इन लेंथ है प्लस ओरिजिन लेंथ वो सेम आ रहा है तीनों एक्सिस को, होना भी चाहिए ऐसा, ऐसा होना भी चाहिए। अब ये तीनों चीज़ फाइंड आउट करने के बाद हमने क्या फाइंड आउट किया कि एक एक्सिस में जो एक न्यू क्यूब क्या है, ओरिजिनल लेंथ के साथ थोड़ा सा और बढ़ेगा, क्योंकि हमने थोड़ा सा स्ट्रेस प्रोड्यूस कर दिया। तो 1 प्लस इतना प्रोड्यूस हुआ। अब जब इतना प्रोड्यूस हुआ, तो इसका मतलब क्या समझ रहे, कि न्यू क्यूब के पास एक साइड में इतना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, ठीक है। हमें तो तीनों एक्सिस का वॉल्यूम चाहिए ना, तीनों एक्सिस का लेंथ चाहिए।
जो एक न्यू वॉल्यूम क्रिएट होगा, उस न्यू वॉल्यूम का हमें तीनों एक्सेस जो कि न्यू आ रहे हैं, हम तीनों चाहिए, तभी तो एक पूरा क्यूब मिलेगा, क्योंकि उसके पास वॉल्यूम है। हमारे पास थोड़ी ना कि सॉलिड है, कोई 2 डायमेंशन ऑब्जेक्ट, हमारे पास तो 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट है, तो इट बिकम्स कंपलसरी क्या हम हमारे पास तीनों एक्सेस का वॉल्यूम होना चाहिए, तीनों एक्सेस का लेंथ होना चाहिए, ताकि ये एक कंप्लीट सेंस बनाए। फिर हमने क्या किया कि न्यू वॉल्यूम का क्या होता है कि जो एक एक्सिस है, फिर दूसरा एक्सिस है, 3 एक्सिस है, तो हम जानते हैं कि एल इंटू बी इंटू एच, और तीनों सेम ही होते हैं 4 क्यूब, तो हम बस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों के, मल्टीप्लाई करने के बाद हम जानते हैं ये तीनों सेम है, तो ये 3 गो टर्म है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, फिर यहाँ बाइनोमियल थे। यहाँ पर हम कहाँ पहुँच रहे हैं, मेन पर्पस, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था न्यू क्यूब का वॉल्यूम फाइंड आउट करना। तो न्यू क्यूब का वॉल्यूम कितना है, इतना आया, न्यू क्यूब का वॉल्यूम इतना आया। अब क्या है, एक बार पता हो जाए कि न्यू क्यूब का इतना वॉल्यूम है, अब ये पता करना है कि ठीक है, हमने जो ओरिजिनल लिया था वॉल्यूम और जो ये न्यू वॉल्यूम आया, इसके बीच में कितना चेंज इन वॉल्यूम आया, इसके बीच में चेंज इन वॉल्यूम कितना है, कितना ये चेंज हुआ, अगर हम कंपेयर करें ओरिजिनल वॉल्यूम से। एक बार अगर पता हो जाए कि जो चेंज इन वॉल्यूम इतना है, न्यू क्यूब का वॉल्यूम इतना है, बस हमारा काम अब इतना रह जाएगा कि ठीक है, जो चेंज आया वो कितना है वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम हम यहाँ फाइंड आउट किए, जो कि इतना है, चेंज इन वॉल्यूम कितना है, 3 अल्फा - 2 बीटा। 1 तो वही था, ओरिजिनल था। अब ये कहना क्या चाह रहा है, इसके बाद न्यू है, तो y इज इक्वल टू, ये यंग्स मॉडुलस है, ये पोर्शन रेशियो है, ये अल्फा की जगह ये अल्फा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की जगह है, यहाँ पे भी अल्फा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की जगह, और ये बीटा ऐसे लैटरल स्ट्रेन की जगह पर है। वी नाउ दैट नॉर्मल यानी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, हम ये जानते हैं, जो कि बुल्क मॉडुलस है, और ये बुल्क मॉडुलस है। तो तो ये 1 आया, 1 इसलिए आया क्योंकि हमारे पास जो एल है वो 1 है, एल है सो 1, और न्यूटन भी 1 है, तो इसलिए 1 आया। चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वी, यहाँ पर थोड़ा सा नोटिस किया जाए, हमें रिलेशन किस किस का फाइंड आउट करना है, हमें रिलेशन यंग्स मॉडुलस 3 टाइम्स ऑफ बुल्क मॉडुलस 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ पोर्शन, यानी यंग्स, बुल्क और पोर्शन। तो ये यंग्स के लिए है, ये पोर्शंस के लिए है, और ये बुल्क मॉडुलस के लिए है। तो हमें यंग्स के लिए मिल चुका है, पोर्शंस के लिए मिल चुका है। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है। 1 तो या एल इज 1, एल इज 1। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना है, चेंज इन वॉल्यूम आया, चेंज इन वॉल्यूम आया कितना, इतना है 3 टाइम्स अल्फा - 2 बीटा अपॉन जो ओरिजिनल वॉल्यूम था वो 1 था, ओरिजिनल वॉल्यूम था 1 था। आप समझ में आया कि हमें जो इतना प्रोसेस करना पड़ा, क्यों करना पड़ा, क्यों करना पड़ा, क्योंकि ऑफ कोर्स जो यंग्स मॉडुलस है वो तो या सॉलिड के लिए वैलिड है, उस इसके लिए तो आसान है, और इसके लिए थोड़ा बहुत मुझे लगता है आसान है। जो थोड़ा सा प्रोसेस था इसी के लिए था, थोड़ा सा क्या ज़्यादा प्रोसेस इसी के लिए था, क्योंकि ये इट इज़ रिलेटेड टू वॉल्यूम, इट इज़ रिलेटेड टू वॉल्यूम, और इसके पास 3 एक्सेस होते हैं, 3 एक्सेस होते हैं, तो थोड़ा सा इसके लिए था, ये इतना था सर। तो हमें ये दिमाग में रखना होगा कि जो बुल्क मॉडुलस है वो इक्वल होता है, वो इक्वल होता है क्या, एफ अपॉन ए, एंड एफ इंटू वी अपॉन ए इंटू चेंज इन लेंथ। तो चेंज इन लेंथ फाइंड आउट करना है, यहाँ से हमें समझना होगा कि चेंज इन लेंथ हमें फाइंड आउट करना है, और ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम तो हमें मिल ही जाएगा, जो चेंज इन लेंथ था ये मिलना थोड़ा सा, इसके लिए हमें प्रोसेस की ज़रूरत है, लॉजिकल पॉइंट की ज़रूरत है। तो हमें पहुंचना चेंज इन लेंथ, तो इसका मतलब हमें पहुंचना होगा पहले
और टोटल जो न्यू वॉल्यूम बना उसका टोटल वॉल्यूम पर पहुंचना होगा। फिर उसके बाद हम न्यू वॉल्यूम को हटा देंगे ओरिजिनल वॉल्यूम से, तो जो बीच में रह जाएगा चेंज वॉल्यूम वो हमें मिल जाएगा, जो कि हमें ज़रूरत है, ये रिक्वायरमेंट है। हम यहाँ पर सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये तो वन रह जाएगा, इसमें नो डाउट, इसकी जगह पर इतना आ जाएगा और चेंज इन लेंथ इतना ही है, ओरिजिनल वॉल्यूम इतना। तो अब क्या हो रहा है कि ये तो वी जाएगा अपर, अपर तो वन अपॉन दिस मच, वन अपॉन दिस मच, वन अपॉन दिस मच 3 इंटू, तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या है 1/3 अल्फा माइनस 3 2 6 बेटा। आगे देखते हैं क्या है। तो फाइनली इतना आया, नो प्रॉब्लम, इतना तो आएगा ही। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, 3 तो चल जाएगा ऊपर, ठीक है, वी एग्री विथ दिस 3 के। अब क्या हो रहा है कि क्या हो रहा है कि ये कहना चाह रहा है कि हमें यहाँ तक पहुँचना है। देखो अगर देखिए जो मेन ऑब्जेक्टिव है हमें यहाँ तक पहुँचना है, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए तो आपको इसे हमें गुजरना ही होगा। तो ठीक है, ये 3 के ऊपर चल गया, अल्फ़ा बाहर निकल गया, लेकिन ये जो डाउनवर्ड आया, डाउनवर्ड अल्फ़ा आया, आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। अगर हम यहाँ अल्फ़ा निकालें तो यहाँ अल्फ़ा था ये नहीं, यहाँ पर तो अल्फ़ा है, इसकी जगह पर एक आ जाएगा, यहाँ पर तो नहीं है, तो इसका मतलब हम यहाँ अल्फ़ा पुट कर सकते हैं, फिर अल्फ़ा डाउनवर्ड पुट कर सकते हैं। ये थोड़ा लॉजिक देगा, लॉजिक के लिए हमें करना ही पड़ेगा। तो ऑफकोर्स ये अल्फ़ा यहाँ बाहर आ जाएगा, हमें तो यहाँ तक पहुँचना है, इसमें हमें अल्फ़ा की ज़रूरत नहीं है, बीटा की ज़रूरत नहीं है, हमें बस ये के आना चाहिए। तो 3 के तो आ गया, 3 के आ चुका है। अब क्या रहा, इसमें देख सकते हैं आप कि 3 के, ठीक है, ठीक है, आ गया 3 के। हमें यंग्स मॉडुलस चाहिए, वाई चाहिए, पोर्शन चाहिए, वो तो नहीं, वो तो नहीं। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, इसके आगे क्या हुआ है, 1 के 1/, ये इक्वल है 1। अब क्या हो रहा है कि 1/1 माइनस, ये जो बीटा अपॉन अल्फा है ये किसका है, ये किसके इक्वल है, तो आंसर आएगा पोर्शन रेशो, पोर्शन रेशो। तो क्या हम लिख सकते हैं 1 - 2 पोर्शन रेशो, कोर्स, क्योंकि हमें पोर्शन चाहिए। अब बचा क्या, अब बचा यंग्स, यंग्स, तो ये तो 1/अल्फा होता है, 1/अल्फा होता है, ये इक्वल होता है यंग्स के, तो ऑफ कोर्स दिस इज इक्वल यंग्स। ओके, ओके, यहाँ पर क्या हुआ कि वाई है, ठीक है, वाई हो गया और इनटू, अब ये जो ये तो 2 पोर्शन यहाँ बच गया, थोड़ा सा यहाँ बच गया, तो ये वाई हो जाएगा अपॉन 1 माइनस। अब हमें इसे इसमें कन्वर्ट करना है, तो देखा जाए तो हमें वाई के इक्वल चाहिए, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, फाइनली हमें मिल चुका है। तो वाई इज इक्वल टू यहाँ पर की ओर चल जाएगा, तो 3 के 1 - 2 2 पोर्शन रेशो। फाइनली हम अपने मिशन पर पहुँच चुके हैं। थोड़ा सा ये लॉजिकल की तरह से हमने इसे समझा, कोई भी ऐसा स्टेप नहीं रहा। अब थोड़ा सा वो स्टेप था कि अल्फा इज इक्वल टू स्टेन अपॉन स्टेज और बीटा इज इक्वल टू स्टेन अपॉन स्टेज। अगर ये रहता है कि अल्फा इज इक्वल टू स्टेज अपॉन स्टेन, तो हम थोड़ा सा समझते हैं कि ये कुछ इस तरीके से आए। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट, कहाँ पर मैं थोड़ा सा उसी पॉइंट पर जाना चाहूँगा, वो था यहाँ पर, यहाँ पर ये यहाँ पर थोड़ा सा लग सकता है, यहाँ पर लग सकता है बीटा इज इक्वल टू स्टेन अपॉन स्टेज, ये कैसे है, यहाँ पर थोड़ा सा लग सकता है। ये थोड़ा शुरुआती प्रोसेस में हमें यहाँ तक तो समझ है, यहाँ तक तो समझ है, यहाँ तक भी समझ सकते हैं। अब इसके बाद ये जो खेला हो रहा है यहाँ से अल्फा, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें समझ ना, यहाँ तक भी नहीं, बस हमें ये बस समझ में आ जाए, ये समझ में आ जाए, तो हम इससे आसानी से समझ आएंगे। और ये हाँ, ये भी हो जाएगा। फिर इसके बाद ठीक है, नो प्रॉब्लम। और इससे समझेंगे तभी तो आगे इसको रख पाएंगे यहाँ पर, नो प्रॉब्लम, ठीक है। दिस पार्ट इज डन। मैं फिर कभी इसको लेकर मैं डिस्कस करूँगा, इस पर हाईलाइट करूँगा, क्योंकि हम इसमें लॉजिक नहीं मिल पाया। ये अपने हिसाब से सही है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि ये आया कैसे।
तो इसे मैं थोड़ा सा अगर ये चैप्टर आएगा दूसरे लेक्चर में तो मैं इसे एक्सप्लेन करूँगा, इसे हाईलाइट करूँगा। फिलहाल के लिए हमने सिर्फ एक रिलेशन फाइंड आउट किया है किसके बीच में, याद रहे y इज इक्वल टू 3 टाइम्स 1 माइनस 2 पोर्शन रेशियो। ओके, इनफ इनफ।